अब देखो हम पढ़ेंगे पर्वत। पृथ्वी के सामान्य धरातल से काफ़ी ऊंचे उठे हुए भाग को पर्वत कहते हैं। धरातल से जो ऊंचे होते हैं ना, भूमि से जो ऊंचे हिस्से होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पर्वत। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का शिखर जो होता है वो क्या होता है? छोटा, ऊपर जाके नुकीला हो जाता है ना, पतला सा, और निचला हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है। पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप हुआ है। पृथ्वी में होने वाली, जो मैंने शुरू में हमने बताया था ना आपको, कि जो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं होती है और एक बाह्य क्रियाएं होती है। तो जो पर्वतों का निर्माण हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? आंतरिक क्रियाओं के अंतर्गत। कुछ पर्वत बहुत अधिक ऊंचे होते हैं तथा कुछ कम ऊंचे होते हैं। कुछ ज़्यादा ऊंचे होते हैं पर्वत, कभी कुछ कम नहीं ऊंचे। ऊंचे पर्वत प्रायः सदा बर्फ़ से ढके रहते हैं। जो ज़्यादा ऊंचे होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं? बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे ना, जितना ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर उतना ज़्यादा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है। वायु का घनत्व क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है। घनत्व का मतलब उसकी मात्रा कम होती चली जाती है। पर्वतों की चोटियों पर जमी बर्फ़ जब नीचे की ओर खिसकती है, और जो बर्फ़ होती है पर्वत की चोटियों पर जब वो पिघलती है तो नीचे की तरफ आती है, और तो यह एक हिम नदी का रूप ले लेती है। तो क्या बन जाती है? हिम नदी बन जाती है। ठीक है ना? हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ़। ये हिम नदियाँ पर्वतों में से हिम नदियाँ पर्वतों में एवं धरातल की बनावट यहाँ पे घाटियाँ बनाती है। ये जो हिम नदियाँ होती है क्या बनाती है? घाटियाँ बनाती है, और नीचे आकर वास्तविक नदियों में परिवर्तित हो जाती है। फिर नीचे आकर क्या होती है? नदियों में बदल जाती है। पर्वतों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम रहते हैं, पता ही आपको, क्योंकि यहाँ भी जलवायु एवं धरातल की बनावट कृषि के लिए अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ खेती करना मुश्किल होता है। तो ऐसे जगहों पर लोग जो है बहुत कम रहते हैं। कुछ पर्वत एवं लंबी श्रृंखला के रूप में भी पाए जाते हैं। पर्वतों के प्रकार। अब पर्वत प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है वलित पर्वत। वलित पर्वत क्या होता है? देखो, वलित पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़, जो वलित पर्वत होते हैं उनकी सतह कैसी होती है? निचला हिस्सा, ठीक है ना, ऊबड़ खाबड़, तथा शिखर शंकवार होते हैं। और शिखर कैसे होते हैं? शंकवार। शंकवार क्या होते हैं? शंकु के आकार का, इस तरीके से कोई आकार होगा ना, बिल्कुल शंकु की तरह से, तो उसे हम कहते हैं शंकवार। शंकु देखा? शंख, जैसे आप वो खाते हो ना, सॉफ्टी टाइप खाते हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं शंकु। संसार की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ, ये तो हो गया। जैसे हिमालय, जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएँ, जिसमें हिमालय पर्वत है एशिया के अंदर, आल्प्स पर्वत यूरोप में, आल्प्स पर्वत है, अलग अलग जगहों पे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो उनके नाम पढ़ रहे हैं हम। एशिया में कौन सा है सबसे ऊंचा? हिमालय पर्वत। यूरोप की बात करें, यूरोप का नाम सुना है? यूरोप क्या है? महाद्वीप है। एशिया क्या है? महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत, दक्षिण अमेरिका में कौन सा? एंडीज पर्वत, तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा? रॉकीज पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है ना। जो वलित पर्वत है, ये कौन सी पर्वत है? वलित पर्वत। हिमालय पर्वत को सबसे नवीन वलित पर्वत माना जाता है। जो हमारा हिमालय है ना, हिमालय का नाम सुना है आपने, तो ये हमारा क्या है? नवीन यानी बहुत ही नया बना है, वलित पर्वतमाला माना जाता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये विश्व में सबसे ऊंचा है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। इसकी जो ऊंची चोटी है वो कहाँ है? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट इंडिया में नहीं है, वो कहाँ है? नेपाल में। और उसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर ऊंचा है। इसकी अन्य कई चोटियाँ 8,000 मीटर से अधिक ऊंची है, और भी कई चोटियाँ हैं जो 8,000 से ज़्यादा है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत में जो अरावली पर्वत है ना, वो विश्व की सबसे क्या है? पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। वलित पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी हम इसको मानते हैं। अपरदन की क्रिया के कारण यह श्रृंखला काफ़ी घिस गई है। और यह श्रृंखला, अपरदन होता रहता है, घिसावट। अपरदन का मतलब होता है घिसावट, हवा चलता है, पानी बहती है, उसकी वजह से उनका घिसावट होता रहता है, और ये श्रृंखलाएँ काफ़ी घिस गई है। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन पर्वत तथा रूस के यूराल पर्वत पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं हैं जो गोलाकार दिखाई देते हैं। ये कैसे दिखाई देते हैं? गोलाकार। और पुराने वलित पर्वतों की ऊंचाई कम होती है। जो पुराने वलित पर्वत होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? उनकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है। फिर अगर आगे दे रखा है भ्रंशोत्स्य पर्वत। भ्रंशोत्स्य पर्वत जब स्थल का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है
कोई जो स्थल होती है उसकी बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? वो विभाजित हो जाता है, तो भ्रंशोत्य पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको उत्खंड, तथा दो उत्खंडों के बीच में नीचे धंसे हुए भाग को अपभ्रंश घाटी कहते हैं। जो दो उठे हुए भाग हैं उसके बीच का जो हिस्सा होगा उसे हम क्या कहेंगे? अपभ्रंश। यूरोप की राइन घाटी तथा वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पूर्वी अफ्रीका के अपभ्रंश घाटी के दोनों ओर इसी प्रकार के उत्खंड पाए जाते हैं। ठीक है, उत्खंड समझ में आ गया। दो ऊपर उठे हुए, उसके बीच का जो होता है उसे क्या कहते हैं? अपभ्रंश कहते हैं। फिर है ज्वालामुखी पर्वत। इन पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा होता है और ये पर्वत त्रिभुज की आकृति के समान होते हैं। ये ज्वालामुखी से होता है इनका निर्माण, और ये किसकी तरह होते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज पता है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल के शेप में होते हैं। और ज्वालामुखी शंकु का निर्माण लावा की परतों के जमने से होता है। जो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण किससे होता है? लावा की परतों के जमने से होता है। ठीक है, जब ज्वालामुखी पड़ता है ना तो उसमें से लावा निकलता है, तो उसके वो जब जम जाता है तो उससे होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। ये क्या है? पर्वतों के कुछ ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं।